दोस्तों, आज पटना में बीजेपी का जो अपमान हुआ है, ऐसा अपमान पिछले 12 बरस में बीजेपी का नहीं हुआ होगा। और इस अपमान के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये साहब हैं नितिन नबीन, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट। वो नेशनल प्रेसिडेंट जिसको मोदी जी कहते हैं सार्वजनिक तौर पर, ये हमारे बॉस हैं। नवीन जी हमारे बॉस हैं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई नवीन जी हमारे बॉस हैं, और सच्चाई यह है कि आज बॉस की सारी पोल खुल गई। अब दोस्तों, ये जो पोल खुली है, इसकी हर परत आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा। बस एक गुजारिश है, आप फैक्ट्स पर गौर करिएगा, सारी कहानी क्लियर होगी और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आज दोपहर बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के दफ्तरों में भगदड़ क्यों मची हुई थी। आज दोपहर के बाद लगा कि एक भूचाल आ गया है भाजपा के कार्यालय में। अफरा तफरी, प्रभारी कहीं भाग रहे हैं, महामंत्री कहीं भाग रहे हैं, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। एकदम भगदड़ वाली स्थिति थी। भूकंप आने के बाद जो भगदड़ बनती है, वही स्थिति भाजपा कार्यालय में थी आज दोपहर के बाद से। मतलब शाम होते होते तो पिक हो गया। दोस्तों, असली खबर पर आने से पहले कुछ फैक्ट्स को समझना जरूरी है। दरअसल नितिन नबीन को जब अचानक एक गुमनामी से सीधे सीधे उस कुर्सी पर बैठा दिया गया जहां अडवाणी बैठते थे, वाजपेयी बैठते थे, जहां पर अमित शाह बैठे, राजनाथ सिंह बैठे, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, इस कुर्सी पर जब बिठाया गया तो वो विधायक थे। नितिन नबीन विधायक थे पटना की बांकीपुर सीट से। मंत्री भी थे, लेकिन बेसिकली वो विधायक थे। अब चूंकि मोदी जी कह रहे हैं कि ये हमारे बॉस हैं नितिन साहब, अमित शाह जो नंबर 2 हैं वो सब माला लेकर खड़े हैं स्वागत में, नड्डा पीछे खड़े हुए हैं, राजनाथ भी हैं। अब जहां पर एक आदमी अचानक विधायक से सबका बॉस हो जाए और सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री कहें, तो भाई विधायक कैसे चलेगा स्टेटस। लिहाजा ये तय हुआ, पार्टी ने तय किया कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए नितिन नबीन को सांसद बना देते हैं, उनको राज्यसभा का एमपी बना देते हैं। तो साहब 10 अप्रैल 2026 में, कुछ महीने पहले, नितिन नबीन को राज्यसभा का एमपी बना दिया गया। और जाहिर तौर पर जब वो एमपी बने तो उन्हें विधायक वाली जो सीट, पटना की जो बांकीपुर सीट थी, वो उन्हें छोड़नी पड़ी। और जब उन्होंने वो सीट छोड़ी तो वहां पर फिर इलेक्शन होना था। और इस वक्त इसी सीट पर देश का सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन लड़ा जा रहा है, बांकीपुर सीट में, जहां सारी चॉइस, सारे फैसले बॉस के ही हाथ में। अब दोस्तों, अमूमन जब कोई विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, कैंडिडेट को चुनना होता है, तो ये काम बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, बल्कि यूं कहूं अमित शाह मोदी ही करते हैं। लेकिन क्योंकि भाई मामला मोदी जी के बॉस का था, मोदी जी जिस पर मेहरबान है आजकल, नितिन नबीन का था, तो ये कहा गया, पार्टी ने कहा कि नवीन साहब आप ही कैंडिडेट तय करिए। तो सीट आप ही की थी, आप ही यहीं से विधायक थे, आप ही तय करिए। तो उन्हीं को तय करना था, नितिन नबीन को ही तय करना था कि उम्मीदवार कौन होगा, यानी उन्हीं की अपनी चॉइस। और दोस्तों, यहीं पर नितिन नबीन, मोदी के बॉस, सबसे बड़ी गलती कर गए। मैं कहूंगा कि द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज कैरियर। मैं मिस्टेक क्यों कह रहा हूं, वैसा मौका था, पहला डिसीजन लेना था नितिन नबीन को, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना था, एक दमदार कैंडिडेट चुनना चाहिए था, एक मेरिटोरियस कैंडिडेट चुनना चाहिए था। लेकिन नबीन साहब ने किसको चुना? उन्होंने टिकट दे दिया इन साहब को, जो साहब आपको दिख रहे हैं, फिलहाल टोपी लगाई हुई इन्होंने, इन साहब को टिकट दे दिया। इनका नाम क्या है? अभिषेक कुमार बंटी जी हैं। और बंटी जी पिछले कई बरसों से नितिन नबीन जी के काफ़ी करीबी रहे, पारिवारिक मित्रों में रहे हैं उनके। और बंटी साहब कितने पानी में हैं, क्या मेरिट है,
ज़रा बंटी साहब को सुन लीजिए, थोड़ा अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा। कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व, बिहार नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में साथ कार्यकर्ता को टिकट मिला है। अब चूंकि बंटी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष की चॉइस थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी की चॉइस है, तो सवाल है दोस्तों कि ऐतराज़ कौन करता कि भाई आदमी ठीक है नहीं है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये कौन पूछता वहाँ पटना में? जानते सब थे लेकिन पूछता कौन? लिहाजा जल्दीबाजी में ढोल मजीरे बजे और नामांकन करवा दिया गया बंटी भाई का। और बंटी भाई ने भी नामांकन होते ही, जहां सम्राट चौधरी उनके साथ हैं, पीछे रविशंकर प्रसाद हैं, बड़े बड़े तोप नेता बंटी भाई के पीछे थे, बंटी भाई ने भी कह दिया कि जीत 100% मेरी हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए हैं उस काम को आगे बढ़ाना है और एक नई लकीर खींचनी है बांकीपुर में। अब दोस्तों बंटी भाई ने जब नामांकन भर दिया, साफा पहन लिया भगवा, बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हो गए और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन लड़ने लगे बीजेपी की तरफ से। पार्टी पीछे खड़ी थी, पटना में पूरे हलचल थी कि बंटी भाई जीत रहे हैं। अचानक एक एंटी क्लाइमैक्स हो गया और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बंटी भाई के कुछ पुराने खेल, कुछ पुराने किस्से, कुछ पुरानी कमज़ोरियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें जो थीं वो विपक्षी खेमे के हाथ में लग गई। और विपक्षी खेमे में भी ये साहब बैठे हुए थे, प्रशांत किशोर। अब इनको तो एक्सपर्टाइज है दूसरों के डॉक्यूमेंट, दूसरों की सीडी, दूसरों की कमज़ोर नस पकड़ने की। सम्राट चौधरी की नस अभी भी पकड़ी हुई इन्होंने, प्रशांत किशोर ने। अब कहा जा रहा है कि साहब ये खबर धीरे धीरे कि कुछ चीज़ लीक हो गई है, कोई डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, कोई पुराना खेल लीक हो गया है। ये चीज़ बीजेपी के हाई कमान को भी पता लग गई और फिर हुआ ये कि पटना से दिल्ली तक सबके हाथ पैर फूलने लगे और आज सुबह डिसीजन हुआ कि क्या करें और दोपहर तक बीजेपी के बंटी भाई को घर पे बैठा दिया गया। अब कल्पना करिए कि मोदी के दौर में, शाह के दौर में बीजेपी का उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद घर बैठा दिया जा रहा है, मैदान छोड़ दे रहा है, सरेंडर कर दे रहा है। अचानक से हलचल तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया, वो भी तब जब नितिन नवीन के बेहद खास माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। दोस्तों क्या कारण है, कौन सी दुखती रग पकड़ रही थी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्सपर्ट बताएंगे आपको। लेकिन हुआ ये कि भाई अब करें तो क्या करें बंटी साहब का। अगर लड़ते हैं और फिर दस्तावेज सामने आ जाते हैं, सीडी खुल जाती है, कुछ खेल सामने आ जाता है तो बड़ी बेइज्जती होगी साहब बीच इलेक्शन में। लिहाजा ये हुआ कि इनको भाई बैठाना है, नामांकन इनसे वापस लेना है। तो कारण क्या होगा? तो कारण ये कहा गया कि बंटी साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए जिसमें वो कह दें कि साहब पारिवारिक कारण, कुछ फैमिली रीजंस थे, पारिवारिक कारण थे, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। तो बंटी साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई सिर्फ ये बुलवाने के लिए कि पारिवारिक कारण है और मैं असमर्थ हूँ, यानी मैं बैठ रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। अब दोस्तों कारण जो भी हो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ, कि पारिवारिक कारण नहीं था, कोई फैमिली रीज़न नहीं था। क्योंकि जिस वक्त बंटी जी का अनाउंसमेंट हुआ कि वो कैंडिडेट हो रहे हैं, पूरे घर में खुशियाँ मनाई गई। आप देखिए, इस तस्वीर में देखिए, वीडियो में देखिए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। मदर जो उनकी माँ जो है, उनके वो पैर छू रहे हैं, पिताजी खुश हैं, वो दही जो है उनको चखाई जा रही है। घर में पूरी तरह से खुशी का माहौल था और घर को लग रहा था कि भाई चलो बंटी भाई विधायक बनने वाले। तो पारिवारिक कारण नहीं थे, घर में खुशी का माहौल था और ये वीडियो उसकी तस्दीक कर रहा है। कारण कुछ और था। अब दोस्तों कारण पर तो मैं आऊँगा ही, लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल ये हैं कि जब मोदी जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना, मतलब आप सोचिए बीजेपी की जितनी टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर एक लीडर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अमित शाह हो, नड्डा हो, इन सब के ऊपर जब नवीन को बैठाया गया, नवीन बाबू को बैठाया गया,
तो क्या मोदी जी ने सोचा नहीं था कि भाई ये जो अध्यक्ष मैं बना रहा हूँ इस तरह के फैसले लेगा? और नितिन नवीन को भी सोचना चाहिए था कि भाई ये पहला मौका है, पहला इंडिपेंडेंट डिसीजन उन्हें लेना है, अपनी सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट देना है। तो क्या नितिन नवीन ने जांचा परखा नहीं था? कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की थी? उनको कुछ नहीं मालूम था बंटी भाई के बारे में, जिनके साथ 25 साल के रिश्ते, उनकी कमजोरियां, खामियां या जो कुछ है उनको नहीं पता था, इल्म नहीं था। और मैं क्या कहूं कि मोदी जी के बॉस अपने पहले ही डिसीजन में क्या एक्सपोज हो गए। अब दोस्तों कारण क्या है? सवाल है कि ऐसे कारण जो होते हैं बताए तो नहीं जाते। कोई ऑन रिकॉर्ड तो बोलेगा नहीं कि कोई चीज़ लीक हो गई है या कोई चीज़ पकड़ी गई है, ये तो कोई बताएगा नहीं। ना नितिन नवीन बोलेंगे, ना कोई पार्टी का आदमी बोलेगा, ना कोई अखबार वाला भी लिखेगा। लेकिन मेरी कोशिश थी कि जानने की कि भाई अचानक ये 24 घंटे में क्या हो गया है कि कहाँ तो राणा प्रताप की तरह चेतक पे सवार थे बंटी भाई और कहाँ दुलत्ती पड़ी तो घर बैठ गए। हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? 24 घंटे के अंदर क्या हो गया? आज मैंने सरोज सिंह साहब को बुलाया। अब सरोज सिंह ऐसे शख्स हैं जो नितिन नवीन को भी जानते हैं बरसों से, सम्राट चौधरी को भी जानते हैं, पटना में ही रहते हैं, धाकड़ पत्रकार हैं, अंदर की खबर जानते हैं। मैंने उनसे ही कहा कि सरोज जी आज आप ही बताइए ये कहानी के पीछे खेल क्या है? क्यों बैठा दिया भाई बीजेपी ने अपने ही आदमी को, अध्यक्ष जी के आदमी को? सुनिएगा जरा, सरोज जी को सुनिएगा। बहुत कुछ इशारों में आज सरोज जी बोल गए और साथ में हमारे अभिषेक भाई भी रहेंगे, उनको भी सुनिए। भाई सरोज जी, मोदी जी के बॉस नितिन नवीन, और नितिन नवीन को कैंडिडेट चुनना था। पहली बार उन्होंने कैंडिडेट चुना और ऐसा कैंडिडेट भाजपा का चुना कि वो दूसरे दिन ही बैठ गया। बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहा है, अपनी सीट से चुन रहा है जहां पर डबल इंजन की सरकार है, और बीजेपी का उम्मीदवार घर बैठ गया। भाई या तो प्रशांत किशोर का डर था या कोई और मामला है। अंदर की बात क्या है ये मुझे बताइए, अंदर की बात क्या है? ऐसा क्या हो गया 24 घंटे में कि बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर बैठ गया, नामांकन वापस ले लिया? देखिए दीपक भाई, वो कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो नितिन नवीन के साथ यही कहानी हो गई बांकीपुर बाय इलेक्शन में। और आपको हम अंदर की ही बात बताएंगे, बाहर की बात तो सब जान ही रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अंदर की बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। कल जितने ताम झाम के साथ और बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति में अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन हुआ और ये कहा गया कि कोई मुकाबले में नहीं है, जो है सब हवा में है, अभिषेक बंटी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस था भाजपा के सारे नेताओं का। लेकिन आज दोपहर के बाद लगा कि एक भूचाल आ गया है भाजपा के कार्यालय में। अफरा तफरी, प्रभारी कहीं भाग रहे हैं, महामंत्री कहीं भाग रहे हैं, कोई नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एकदम भगदड़ वाली स्थिति थी। भूकंप आने के बाद जो भगदड़ मचती है वही स्थिति भाजपा कार्यालय में थी आज दोपहर के बाद से। मतलब शाम होते होते तो पिक हो गया। हुआ क्या जो ये अचानक बैठ गए? ऐसा क्या हो गया पर्दे के पीछे? दो तीन चीजें हैं। एक तो एक घोटाले में के जो दस्तावेज है वो प्रशांत किशोर के पूरी टीम के हाथ लगी, जिस पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे प्रशांत किशोर के लोग। एक उसकी भनक बीजेपी के नेताओं को लगी, और दूसरी इससे बड़ी बात कि कोई सीडी जो है, सीडी, जी कोई सीडी जो चर्चा है, अभी तो कंफर्मेशन उस हिसाब से कोई नहीं कर सकता इसका, लेकिन हम चर्चा की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर भाजपा ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, देखिए घोटाले का तो मामला भाजपा कभी भी रफा दफा कर सकती है। ऐसा नहीं कि किसी घोटाले के परिवार के लोग भाजपा में एमएलए नहीं है या मंत्री नहीं है, ये कोई बड़ा इशू भाजपा के लिए नहीं था। लेकिन जो एक सीडी वाली बात कही जा रही है, इसका काट भाजपा के नेताओं को लगा कि इसका काट फिलहाल उनके पास नहीं है, तो क्यों नहीं कदम वापस लिया जाए। क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल ये चुनाव हो चुका है बांकीपुर का कि इसमें भाजपा के लिए तुरंत डिसीजन लेना था। तुरंत डिसीजन हुआ, नए प्रत्याशी आ गए, नीरज सिन्हा वो भी कार्यकर्ता ही है, किसी हाई प्रोफाइल को टिकट नहीं दिया गया। सरोज जी, सीडी में क्या था? दीपक भाई, क्या पनामा पेपर थे इसके अंदर? कोई बैंक के दस्तावेज थे? कोई पाकिस्तान का नक्शा था सीडी में क्या था ये तो लोगों को अभी बताना बड़ा मुश्किल है।
हम नहीं बता सकते कि उस सीडी में क्या, हमारे पास वो प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन सीडी को लेकर जो एक सिंबॉलिक चीजें होती है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में और सब जगह के पॉलिटिक्स में, तो लोग उस तरह का कुछ अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जब तक सीडी सामने नहीं आ जाती तब तक क्या कहा जाए। लेकिन डर यही था कि वो सीडी प्रशांत किशोर की टीम जब नॉमिनेशन वापसी का समय खत्म हो जाएगा उसके बाद वो या मतदान के 2-4 दिन पहले उस सीडी को रिलीज कर सकती थी। इस वजह से ये जो है मामला लिया गया। सीडी मतलब जाहिर तौर पे सीडी अगर लीक हो जाती तो बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाती। अब दोस्तों सीडी क्या होती इसमें मुझे नहीं जाना चाहिए। सीडी मतलब कुछ आपत्तिजनक ही होगा, और आपत्तिजनक बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो होता है, देश की राजनीति में सबको पता है। खैर मैं बात यहीं छोड़ता हूँ। एक चीज़ और, जिससे पहले कि मैं अभिषेक जी के पास आऊँ, चलिए ठीक है, सीडी कांड हो गया या फिर कुछ और घोटाले के कागज आ गए, लेकिन ऐसे आदमी को क्यों इन्होंने, नितिन नवीन ने चुना? भाई आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इतना बड़ा आपको ब्रेक मिल रहा है, मोदी जी आपको बॉस कह रहे हैं, और जब आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप कैंडिडेट चुनिए, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कैंडिडेट चुन रहा है जिसकी सीडी है, जिसके घोटाले के दस्तावेज हैं, जिसमें तमाम बुराइयां हैं। मैं तो अभी एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, उसमें कहा साहब ये गुटखा खाता। चलिए गुटखा सुरती खैर बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी क्यों चुना? एक ही चीज थी इसकी पूंजी अभिषेक बंटी की, कि नितिन नवीन के, उनके पिताजी के बहुत भरोसे के ये थे, पारिवारिक रिश्ता था और पारिवारिक आदमी थे, मतलब एकदम नजदीकी आदमी, भरोसे का आदमी, और 26 साल से बीजेपी में थे, जो खुद बोल रहे हैं, सब लोग जानते हैं। नो डाउट कार्यकर्ता भाजपा के हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई है उनके पारिवारिक, जो घोटाले की बात कर रही है उनके व्यक्तिगत नहीं है, उनके परिवार से रिलेटेड है। लेकिन दूसरी जो चीजें सामने आई है उसको लेकर भाजपा के अंदर एक बड़ा डर था कि प्रशांत किशोर इसको एक बहुत बड़ा इशू बना देंगे और ये चुनाव वो हार जाएंगे अगर इस तरह की चीजें अगर कोई प्रशांत किशोर की टीम करवा देती है। तो इस वजह से एहतियातन ये नॉमिनेशन वापस हुआ है, नए प्रत्याशी आए हैं। अब देखिए नॉमिनेशन का डेट भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, कब नॉमिनेशन करेंगे हम अब तक कल ही करेंगे। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था अभिषेक जी, चलिए ठीक है, सीडी कांड है या जो भी कांड है, दस्तावेज है, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता हूँ, और ना ही हमारे इस चैनल की कोशिश है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में ताक झांक करें और किसी के चरित्र जो है उसके कीचड़ उछालें चरित्र पर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये बात सही है कि नितिन नवीन ने जिस तरह से फैसला किया और ये जो उनका कैंडिडेट बैठ गया, उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मैदान छोड़ दिया, क्या आपको लगता है कि बहुत किरकिरी हुई है नितिन नवीन की, और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो चॉइस है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आपने ऐसा आदमी चुना है जो अब एक कैंडिडेट नहीं चुन पाया? दीपक जी, अगर इस नजरिए से आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के तो कितने सारे ऐसे चॉइस हैं जिसपे खुद मोदी जी पर सवाल उठते हैं। आप उनके वित्त मंत्री को देख लीजिए, आप उनके हरदीप पुरी को देख लीजिए, और तो और पेपर लीक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा मंत्री को देख लीजिए। तो नितिन नवीन का सिलेक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मोदी जी ने किया, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत किया है, चाहे मोदी जी ने किया हो या संघ ने किया हो या सबने मिलकर किया हो। सवाल यह है कि नितिन नवीन ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो सिलेक्शन कितना सही या कितना गलत था। पहली बात, नितिन नवीन 4-5 बार के विधायक हैं, 4 या 5 बार के, वो सरोज जी करेक्ट करेंगे। तो 20 साल से वो विधायक थे, 20 साल से वो विधायक थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, और जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमगा उनके साथ जुड़ गया है तो इतना तय है कि भविष्य में नितिन नवीन बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में खुद को देखेंगे। उस परिस्थिति के लिए उन्हें अपनी सीट पर एक खड़ाऊ कैंडिडेट का सिलेक्शन करना उनके लिए लाजिमी था। लालू यादव भी जब कुर्सी छोड़ रहे थे तो राबड़ी देवी का सिलेक्शन किया था, नीतीश कुमार भी छोड़ रहे थे तो जीतन राम मांझी का सिलेक्शन किया था। तो नितिन नवीन ने अपनी सीट, जो उनके लिए सेफ सीट है, उसमें वहां वो ऐसे व्यक्ति को, अभिषेक बंटी को लेकर के आए जिसमें उन्हें लगा कि घर का आदमी है, पुराना कार्यकर्ता है, पार्टी से ज्यादा व्यक्ति और परिवार के लिए लॉयल है। तो इस परिस्थिति में अगर सीट खाली कराने की नौबत आएगी तो ये आसान होगा। वो सिलेक्शन उन्होंने किया, लेकिन अब उस सिलेक्शन के बाद अचानक से पारिवारिक व्यक्ति पारिवारिक कारण बता के नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहा है, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की चॉइस गड़बड़ नहीं है,
जिस तरह से मोदी जी ने वित्त मंत्री को चुना, शिक्षा मंत्री को चुना, पेट्रोलियम मंत्री को चुना, तेल मंत्री को चुना, उसी अरे तरह सर, से बीजेपी भजनलाल का शर्मा को चुना, जो उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रहे थे मोदी जी। मोहन यादव को चुन लिया। समझ गया, मैं समझ गया। मैं जरा एक और सवाल पर आ रहा हूँ, थोड़ा सीरियस नोट पर है। सरोज जी, एक ऐसी चर्चा हो रही है, अब देखिए कोई तस्दीक तो कर नहीं सकता, ऐसी चर्चा हो रही है कि ये जो इनके कैंडिडेट थे नितिन नबीन के, ये कुछ मोदी जी को और सम्राट चौधरी को कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे किसी बातचीत में, और किसी ने वो बातचीत रिकॉर्ड कर ली। क्या ये भी एक कारण है कि मोदी जी को उल्टा, किस तरह की चर्चा है, इस तरह की चर्चा हो रही है, लोग कर रहे हैं? अभी जो भी है वो चर्चा के लेवल पर ही है। एक ऑफिशियल लाइन है कि पारिवारिक कारणों से दिया गया। अभी जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो किसी घोटाले से रिलेटेड का मामला हो या फिर कोई सीडी का मामला हो या भी आपने जिसका जिक्र किया, ये सब चर्चा के लेवल पर है, अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन चूंकि नॉमिनेशन वापस हो गया है तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ है। अभी ना सीडी रिलीज हुई है, ना घोटाले के कागज रिलीज हुए हैं, ना कोई दूसरा बड़ा चीज पब्लिक डोमेन में आया है। केवल एक अनुमान है और चर्चा है, और इसको मजबूती इसलिए मिल रही है कि कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर ने कुछ कहा, क्योंकि ये भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर लीक हुए हैं जिसकी वजह से इनको नॉमिनेशन, इनको जो है बैठा दिया गया, तो या तो प्रशांत किशोर को मालूम होगा और या फिर नितिन नबीन को मालूम है, दो ही लोगों को पता हो सकता है। तो प्रशांत किशोर ने कुछ अभी तक बोला इस पर? उनके पार्टी के तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, एक जो सौरभ सिंह उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है प्रशांत किशोर की, और जो चुनाव में जितनी मजबूती से है, उस डर से कैंडिडेट बदलना पड़ा बीजेपी को। और कोई नया खिलाड़ी, जैसे फुटबॉल में कोई थक जाता है, हार जाता है या परफॉर्म नहीं कर पाता है तो रिप्लेस होता है, तो उसको रिप्लेस किया गया है। ये प्रशांत किशोर की टीम ने भी अभी कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है कि ये कैंडिडेट के साथ ये था या वो था। अभी केवल सब अनुमान के लेवल पर है, चर्चा के लेवल पर है। नहीं, अब तो खैर कैंडिडेट ही जब बैठ गया तो अब किस बात का कोई वो सीडी लीक करेंगे, जब वो मकसद पूरा हो गया। मुझे ये बताइए कि बीजेपी की किरकिरी हुई, मोदी जी की किरकिरी हुई, बदनामी हुई, कैंडिडेट बैठ गया। डबल इंजन की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डबल इंजन की सरकार में राजधानी में और सबसे प्राइम बाई इलेक्शन में बीजेपी का उम्मीदवार कभी बैठा हो मोदी जी के दौर में। खैर वो बैठ गया, बदनामी हो गई। मुझे बताइए, क्या इस बदनामी के बाद अब आपको प्रशांत किशोर वो इस चुनाव में आगे दिख रहे हैं? उनको थोड़ा इसका फायदा होगा? क्या बीजेपी डिमोरलाइज है? बीजेपी का कैंप थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव है उन पर? क्या प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, एकदम सही चीज आपने पूछा कि कल तक जो मोमेंटम था, जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ, एनडीए के सारे नेता गए, और जो एक चीज को उठाया जा रहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, 26 साल पुराने अपने कार्यकर्ताओं को उसने टिकट दिया, ये कहीं ना कहीं भाजपा को एज दे रहा था बांकीपुर के बाय इलेक्शन में। और आज जो हुआ उसका कितना बड़ा नुकसान है हम आपको बता दें कि कोई भी भाजपा का नेता अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। प्रशांत किशोर के कैंप को अब ये लग रहा है कि उसके हाथ में एक बड़ा मसाला लग चुका है कि डर से भाग गया कैंडिडेट, डर से भाग गया। प्रशांत किशोर की टीम भी ये नहीं कहेगी कि किसी वजह से वो गया, वो केवल प्रशांत किशोर का डर दिखाएगी कि प्रशांत किशोर के डर से बीजेपी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। ये एक बड़ी चीज कल से या शुरू तो हो चुका, प्रशांत किशोर की आईटी टीम तो अब एडवांटेज प्रशांत किशोर है निश्चित तौर पर। अभी तक जो बात थी कि लड़ाई किससे होगी, अब आज की जो घटना हुई है और जिस तरह से प्रशांत किशोर को क्रेडिट लोग दे रहे हैं, चाहे अनचाहे जो भी क्रेडिट उनको दे दिया जा रहा है इस वापसी का, तो अब एक मजबूत स्थिति में प्रशांत किशोर की टीम है। और कोशिश यही हो रही है कि अब आमने सामने की लड़ाई हो, और एज अब लगता है कि प्रशांत किशोर को है इस घटना के बाद। प्रशांत किशोर को एज है। अब सीधी लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी के बीच में। प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और फोकस मीडिया का उन्हीं पर है। प्रशांत किशोर को एज है। भाई अभिषेक, मान लीजिए अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, हाइपोथेटिकल है,
अगर जीत जाते हैं, यही हाल रहा, तो क्या ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए झटका होगा ये? दीपक जी, अभिषेक बंटी बंटी वहां पर एक कैंडिडेट नहीं था, बल्कि मोर्चे पर तैनात कमांडर था बीजेपी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर कमांडर तैनात था। कमांडर सीधे सीधे सरेंडर कर रहा है, कमांडर साम कंधा झुका करके निकल रहा है। तो मैसेज क्या बिहार में जा रहा है, या देश में जा रहा है, या बांकीपुर में जा रहा है, ये समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब मोटे तौर पर कहें तो जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया अरोड़ा के सामने ढाका में। पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान निकल गया। उसी तरह का मैसेज पॉलिटिकल फ्रंट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में मोदी शाह का जो वहां पर कमांडर था, वो कमांडर सरेंडर करके निकल गया। ओह माय गॉड, मोदी और शाह का कमांडर सरेंडर कर गया। एक छोटा सा सवाल मुझे लगा कि सरोज जी आपसे पूछ ही लूं। भाई ये बताइए, ये जो नितिन नवीन है, जिनको मोदी जी अपना बॉस कहते हैं, और सम्राट चौधरी हैं, जिनके नाम के आगे ही सम्राट लिखा हुआ है, क्या सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री और मोदी जी के ये जो बॉस हैं नितिन नवीन, इनमें आपस में ट्यूनिंग कैसी है? बहुत बढ़िया दोस्ती है या कहीं मामला तिरछा है? जरा ये बता दीजिए। देखिए दीपक भाई, हमने पहले ही कहा कि भाजपा को भाजपा ही नुकसान पहुंचा रहे, बस ओह एक माय लाइन में गॉड, समझ लो। भाजपा मतलब को सम्राट चौधरी और नितिन नवीन में 36 का आंकड़ा है, एकनाथ शिंदे और फडणवीस जैसा मामला है, मौर्य और योगी जैसा मामला है। अगर भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही होती और सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जिन परिस्थिति में भी बने हैं, तो उनकी जो विरोधी वाला सारा उनका जो मामला है, उसको एक मौका लगता है इस बाकी पूरे उपचुनाव में कि अगर यहाँ पर सम्राट चौधरी को हम हरा देते हैं। चुनाव अभिषेक बंटी नहीं लड़ रहे थे, समझिए कि ये पहली बार जहां तक हमको याद आता है कि किसी बाय इलेक्शन में मुख्यमंत्री गए हैं वो नॉमिनेशन कराने में। हमको नहीं याद आता है कि कोई मुख्यमंत्री बाय इलेक्शन में नॉमिनेशन कराने गए हो, लेकिन सम्राट चौधरी कल गए। और जो तैयारी थी सम्राट चौधरी की तरफ से हो रही है इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर यहाँ हम हार गए तो उनके ऊपर न जाने कितने चीजों का आरोप लगेगा, ये कहना मुश्किल है कि आप जी बहुत मुश्किल में अगर पड़ेंगे। अगर ये चुनाव हार जाते हैं, बीजेपी हार जाती है, तो सम्राट चौधरी को मुश्किल होगी। क्या आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर को एज है, प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं, बीजेपी की सारी ताकत लगी हुई है, अगर बीजेपी खुदा न खास्ता ये चुनाव हार जाती है, तो क्या एक बहुत बड़ा झटका होगा नितिन नवीन के लिए, मोदी के लिए, पार्टी के लिए, सम्राट चौधरी के लिए? देखिए, झटका नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वो जो सरोज जी शुरू में कह रहे थे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद बिहार का सोशल फैब्रिक जिस तरह से एक ट्रांजिशन मोड में नजर आ रहा है, एक संक्रमण काल में नजर आ रहा है, बीजेपी के कोर वोटर्स के बीच में प्रशांत किशोर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, उस संभावना को बल मिलेगा। और तब जो लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं वो बीजेपी के लोग हैं, उन लोगों को ये दिल्ली तक मैसेज देने का मौका मिलेगा कि देख लिया आपने किसे मुख्यमंत्री बनाया था। दो बिहार के एक्सपर्ट्स और दोनों का कहना है, जैसे सरोज जी ने कहा, सर मुड़ाते ओले पड़े। मुख्यमंत्री भी नया है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया है, बाई इलेक्शन है। अगर ये सीट निकलती है तो सम्राट चौधरी, अगर सीट निकली तो सम्राट चौधरी कुर्सी भी जा सकती, वो भी निकल सकती है। उधर नितिन नवीन के लिए वाकई आप कह सकते हैं कि बहुत ही एम्बेरसमेंट, बहुत ही शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जब ये CDVD का मामला चल रहा था तो नितिन नवीन को जम्मू से बुला लिया गया था, वो एक दौरा छोड़ के लौटे थे दिल्ली। इस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल, अगर ये सीट नहीं जीती बीजेपी, तो बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है। सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है, और नितिन नवीन, जैसा कि सरोज जी कह रहे हैं कि सर मुड़ाते ओले, मतलब शुरुआत में ही पहली गेंद पे ही अगर विकेट आपका गिर जाए तो क्या हाल होगा। बहरहाल, देखते हैं आगे क्या होता है। सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए, और अभिषेक भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, बिग थैंक्स बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।